प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद और देहात में अभी तक हमने इस्तेमरारी बंदोबस्त, पांचवी रिपोर्ट और पहाड़िया लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा है। हमने यह भी पढ़ा कि कृषि के विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहाड़ी लोगों पर काबू पाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए। पहाड़ी लोगों को अपने अधीन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1770 में शिकार और संहार करने की नीति अपनाई। बच्चों, शिकार और संहार कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी पहाड़ी लोगों का। इसका अर्थ क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी पहाड़िया लोगों का समूल नाश करना चाहती थी, उन्हें जड़ से मिटाना चाहती थी। लेकिन 1780 के दशक में शांति स्थापना की नीति अपनाई गई भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा, जिसके चलते अंग्रेजी अधिकारियों ने पहाड़ी जो मुखिया थे उनको वार्षिक भत्ता देना स्वीकार किया और बदले में मुखियाओं से यह आश्वासन लेने की कोशिश की कि वे अपने लोगों में अनुशासन बनाए रखेंगे। अपने लोग का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहाड़िया लोग। और अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाएंगे और कृषि कार्यों में अंग्रेजों का साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया और जिन मुखियाओं ने इस भत्ते को स्वीकार किया उन्होंने अपने समुदायों में सत्ता खो दी, यानी पहाड़िया लोगों ने उन्हें अपना मुखिया ही नहीं माना। अब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र में संथालों को बसाने की नीति तैयार की। संथाल कौन थे बच्चों? संथाल एक ऐसा जाति समूह था जो भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाने में निपुण थे और खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। 1780 के दशक में संथाल बंगाल में आने लगे थे और बंगाल के जमींदारों ने संथालों को भाड़े पर रखना शुरू किया। इसके लिए वे खेती के लिए नई भूमि तैयार करने के लिए और खेती का विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पर रखने लगे। हमने पढ़ा है बच्चों, इस्तेमरारी बंदोबस्त जब हम पढ़ रहे थे तो जमींदार हैं, जोतदार हैं, वे शिकमी रैयत से खेती करवाते थे, खुद खेती नहीं करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसाने की नीति तैयार की। आपको याद ही है कि राजमहल की पहाड़ियों में हमने पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ा है। लेकिन क्योंकि वे झूम खेती करते थे और उपद्रवी मानते थे ब्रिटिश अधिकारी उनको, और उन्हें दबाने की कोशिश भी की गई जिसमें ब्रिटिश अधिकारी कामयाब नहीं हुए, तो एक नया तरीका अपनाया जा रहा है बच्चों। राजमहल की पहाड़ियों की जो जमीनें थी वे संथालों को दे दी गई खेती करने के लिए और संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। कौन सा प्रस्ताव? राजमहल की पहाड़ियों में बसकर स्थायी खेती करने का। 1800 के आसपास संथाल लोग पहाड़ियों क्षेत्रों में पहुंचे। जब संथाल लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में बसना शुरू किया तो वहां रह रहे पहाड़िया लोगों को उन्हें नीचे के ढालों पर से ऊपर पहाड़ियों की ओर जाने के लिए विवश कर दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए। संथाल लोगों ने अब पहाड़िया लोगों की जगह ले ली थी। काम किसने करवाया है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने संथालों को पहाड़िया लोगों की जगह बसाया। बच्चों, कुदाल पहाड़ी जीवन का प्रतीक था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि संथाल हल का प्रयोग करते थे और पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे खेती के लिए, झूम खेती करते थे और कुदाल ज्यादा गहराई से जमीन नहीं खोदता था, ऊपरी जमीन को खुर्च कर वे लोग खेती करते थे। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, कुदाल पहाड़िया लोगों से जुड़ा हुआ है और हल संथाल लोगों का। बच्चों, क्योंकि संथाल लोगों ने पहाड़ियों में बसना शुरू किया, स्थायी खेती करनी शुरू की, जंगल काटने शुरू किए, तो उन्होंने पहाड़िया लोगों को नीचे के ढलानों से ऊपर की ओर भागने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से हल और कुदाल यानी पहाड़िया लोगों और संथाल लोगों के बीच लड़ाई शुरू हुई और काफी लंबी चली। संथाल लोगों ने पहाड़ी लोगों को भीतर की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहाड़ियों के रहन सहन और जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा बच्चों? देखिए बच्चों, एक तो वे झूम खेती करते थे और अब इस खेती के लिए जो उर्वर भूमि चाहिए थी, जो उपजाऊ भूमि चाहिए थी,
वो अब उनके पास नहीं रही। किसके हाथों में चली गई? पहाड़िया लोगों के। दूसरा, जंगलों का सफाया किया गया, जिसकी वजह से जो शिकार करते थे वे अपने गुजर बसर के लिए, वो भी खत्म हो गया। इससे पहाड़िया लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, हमने देखा कि राजमहल की पहाड़ियों में संथालों के आगमन से पहाड़िया लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। 1832 तक अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जमीन का एक काफी बड़ा हिस्सा संथालों को दे दिया और यह भूमि दामिन ई को कहलाई। इस भूमि में बसने के एवज में अधिकारियों की शर्तें थी बच्चों। सबसे पहली कि संथालों को इसी भूमि के अंदर रहना था। बाकायदा नक्शा तैयार किया गया बच्चों और दामिन ई को की सीमा भी तैयार की गई। संथालों को हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। यह तो मुख्य उद्देश्य ही था बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का, स्थायी खेती करना, कृषि का विस्तार करना और राजस्व में वृद्धि करना। और साथ ही एक अनुदान पत्र भी था बच्चों संथालों के लिए, जिसमें भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके, यानी दामिन ए को जो भूमि थी उसके 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था, खेती करनी थी। अब संथालों का जीवन बदलने लगा। संथाल स्थायी जीवन जीने लगे, जिससे कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई। वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे संथाल। वाणिज्यिक फसलें बच्चों नकदी फसलें बोलते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है। तो राजस्व में वृद्धि हो रही थी कंपनी के। साथ ही व्यापारियों और साहूकारों के साथ भी लेन देन करने लगे संथाल। गांवों की संख्या बढ़ने लगी। देखिए बच्चों, 1838 में जो गांव 40 थे संथालों के, वो 1851 में 1473 हो गए। जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1838 से 51 तक 3000 से 82,000 जनसंख्या पहुंच जाती है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1855-56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों किया, आइए समझते हैं। संथालों ने यह जल्दी ही समझ लिया कि जिस भूमि पर उन्होंने खेती करनी शुरू की है वह उनके हाथ से निकलती जा रही है। जिस भूमि को साफ करके उन्होंने खेती शुरू की, उस पर सरकार ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी भारी कर लगा दिए और जिसे चुकाना संथालों के बस की बात नहीं रही। दूसरा बच्चों, साहूकार लोग बहुत ऊंची दरों पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न करने की एवज में वे संथालों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। और जमींदार लोग भी पीछे कहाँ रहने वाले थे? जमींदार भी दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। दामिन इलाके यानी वह भूमि जो संथाल जोत रहे थे, खेती कर रहे थे। विद्रोह को 1855-56 में संथालों का विद्रोह हुआ है बच्चों, और विद्रोह ब्रिटिश शासन द्वारा कुचल दिया जाता है। और 1855-56 में संथाल परगने का निर्माण होता है। परगना बच्चों आज की जो तहसील है, एक प्रशासनिक इकाई थी आज की तहसील की तरह। 5500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था बच्चों यह, जिसमें संथाल परगने का निर्माण किया गया। इसमें भागलपुर और बीरभूम जिलों को मिलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनमें कुछ विशेष कानून लागू करने से शायद संथाल लोग संतुष्ट हो जाएं। देखिए बच्चों, संथाल विद्रोह के चित्र भी हैं, किताब में से ही लिए हैं मैंने। यह चित्र जो है संथाल और ब्रिटिश राज के सिपाही आपस में युद्ध कर रहे हैं। दूसरा है बच्चों, संथालों के गांव जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे चित्र में संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इन चित्रों को ब्रिटेन में काफी जोर शोर से दिखाया जा रहा था, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वे कितने शक्तिशाली हैं और उनमें किसी भी विद्रोह को कुचल डालने और अपना शासन स्थापित करने की कितनी योग्यता है। संथालों का विद्रोह पढ़ा हमने बच्चों। बुकानन का विवरण बच्चों, फ्रांसिस बुकानन चिकित्सक था पेशे से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। 1794 से 1815 के बीच बंगाल में चिकित्सा सेवा में कार्यरत था बच्चों फ्रांसिस बुकानन, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक था। शल्य चिकित्सक बच्चों सर्जन को बोलते हैं जो सर्जरी करता है।
अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में फ्रांसिस बुकानन ने ही इसकी स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में बुकानन के कार्य देखते हैं। सबसे पहले भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? बुकानन का मुख्य कार्य यह देखना होता था कि किस क्षेत्र में फसलें अच्छी हो सकती हैं, उर्वर भूमि है। अगर फसलें अच्छी नहीं हो सकती तो उस भूमि में और क्या किया जा सकता है। यानी भारत के जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उस सारी भूमि को देखने का जो लेखा जोखा है वो फ्रांसिस बुकानन के हाथों में था। उसने खोज यात्राएं भी की। खोज यात्राओं से क्या देखेगा? भारत के नेचुरल रिसोर्सेज, इसी के साथ मूल्यवान पत्थरों, लौह खनिज, ग्रेनाइट, साल्टपीटर व खनिजों की खोज भी की। ये काम किसके लिए कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए। नमक बनाने व कच्चा लोहा निकालने की पद्धति का निरीक्षण भी बुकानन ने किया। बच्चों, आज हमने देखा कि पहाड़िया लोगों के जगह संथालों को बसाने के बाद पहाड़िया लोगों का जीवन किस तरह बदला। इसी के साथ हमने संथाल विद्रोह भी पढ़ा और फ्रांसिस बुकानन का विवरण देखा। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि बंगाल की तरह ही दक्कन में किस तरह की राजस्व नीतियां अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।